पाकिस्तान है जो कि बात नहीं आ रहा, वो लगातार 40 साल से हमारे खिलाफ उसने टेररिज्म का अभियान चलाया हुआ है। तो 81,000 भारतीय शहीद हो गए। लेकिन जिसके पास हथियार है उसे बेरहमी से मार डाला। ये जो युद्ध हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान भारत का। खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया, मार दिया। आपने करियर खत्म कर दिया। पहले फौज एक करियर होता है, अब आपने टाइम पास बना दिया कि 4 साल के लिए आओ, दफा हो जाओ। वो तो हिटलर हैं, उनके जूते चाट लो, लेट जाओ। नमस्कार, हमारे खास शो के इस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास शो के जो मेहमान हैं वो देश के एक जाबाज रक्षक रहे हैं। भारत माँ की सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। कारगिल, बांग्लादेश वॉर, खालिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई का वो हिस्सा रहते हुए अपने पराक्रम, शौर्य से दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं। हमारे साथ भारत माँ के वीर सपूत रिटायर्ड जनरल मेजर जी.डी. बख्शी साहब हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर रहे हैं। सर, सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर के घर में एक बच्चा जन्म लेता है और फिर वो आर्मी की तरफ निकल जाता है, तो मतलब ये शुरुआत से एक लेगेसी के तौर पे रहा या कुछ अलग चीजें आपने सोची करने? नहीं, देखिए साहब, मेरे जो फादर साहब थे, पिताश्री थे, वो महाराजा हरि सिंह की सेना जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट इन्फेंट्री थी, उसके अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। जैसे आपने बताया, वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल थे, जहाँ से ऑफिसर ट्रेन होते जाते। तो शुरू से तो फौज का तो वो था। बाद में यही जब मर्ज हुए भारत के अंदर, तो वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की रेजिमेंट बन गई, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब भी गए थे, शामिल थे, वो कैप्टन थे और 1965 के युद्ध में वो शहीद हुए। तो मेरे को पहले से मन था कि इस तरफ जाने का, बहुत कॉम्बैट कॉमिक्स पढ़ता था। लेकिन जब ये उनकी शहादत हुई, उनकी कुर्बानी हुई, तो बिल्कुल पक्का हो गया कि मेरे को बदला नहीं, जाना ही जाना है। और फिर मैंने 65 में वो शहीद हुए, 66 में मैंने एग्जाम से एग्जाम दिए और 67 जून में मैं एनडीए पहुंच गया। 6 जम्मू कश्मीर राइफल्स, बांग्लादेश फ्रंट, चीन फ्रंट, रोमियो पोस्ट आपने कमांड किया। फौजी भी सर, एक दिल तो फौजी के मन में भी होता है। मेरा मेन पूछना आपसे ये है कि जब आप रोमियो पोस्ट में थे तो जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी में आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में थे, राजौरी एंड पे, कभी आपको लगा कि यार ये अपने ही लोग हैं, इन पर कैसे हथियार चलाया जाए, समझा बुझाकर कोई बीच का रास्ता निकाल कर इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए? कभी ऐसा रहा फौज में अपने इतने साल के करियर में कि यार ये नहीं, यहाँ पे काउंटर और एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? देखिए, हम जितना भी चाहें कि एनकाउंटर ना हो, एक पाकिस्तान है जो कि बात नहीं आ रहा, वो लगातार 40 साल से हमारे खिलाफ उसने टेररिज्म का अभियान चलाया हुआ है। कोई 81,000 भारतीय शहीद हो गए तब 1980 से लेके आज, ठीक है। तो हम तो नहीं चाहते कि भाई, अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे ही देश के जो मिसगाइडेड यूथ है उनसे हमको लड़ना पड़े। अच्छा नहीं लगता किसी भी फौज को। और इसके लिए देखिए, मैं ना केवल राजौरी पुंछ में लड़ा था, मैं तकरीबन 3 साल में किश्तवाड़ में लड़ा। 3 साल मेरा टेन्योर एक्सटेंड किया गया था क्योंकि मैंने वहाँ कवर तोड़ दी थी टेररिज्म। और उसके बाद मेरे को जम्मू यहाँ पे राजौरी पुंछ में भेजा गया था। ये सबसे वर्स्ट हालत थी उस वक्त टेररिज्म के लिहाज से। तो मेरा एक बड़ा सिंपल स्लोगन था, मैंने अपने जो सैनिकों को बोला, बी नाइस टू द पीपल। जो हमारा आवाम है जिसका कोई कसूर नहीं, उनसे अच्छाई दिखाओ, दया दिखाओ। बी नास्टी टू द टेररिस्ट, लेकिन जिसके पास हथियार है उसे बेरहमी से मार डाल, जरूरत पड़े जला के मार, ठीक है। और खासकर वहाँ किश्तवाड़ में जब मैं था तो उन्होंने वो हमारे हिंदुओं को मारना शुरू किया, हिंदुओं का पलायन शुरू करा दिया था किश्तवाड़ से, जैसे कश्मीर से हुआ। मैंने वो पलायन को रोका, रिवर्स कराया,
क्योंकि जिन्होंने वो जो वहां पे मैसेकर कर रहे थे, वो गैंग के पीछे हाथ धो के पड़ गया, ढूंढ के निकाला उनको और आखिर में रशियन फ्लेम थ्रोअर से जला के मार डाला और सबको फोटो दिखा दी कि ये हाल करेंगे अगर आप औरतें, बच्चे और बूढ़ों को मार। क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा है कि भाई जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी है, कुरान शरीफ में। और ये मारते वहां पे जाके चुन चुन के औरतें, बच्चे और बूढ़े। ठीक है, तो फिर तो हमने तो दिया। और 2001 सितंबर में मैंने ये किया था और उसके बाद से साहब कोई हिंदू नहीं मारा किश्तवाड़ के इलाके में। तकरीबन 20-30 साल शांति रही वहां पूर्ण रूप में। वो शांति वहां भंग हुई जबकि वहां से फौजी हटा दी। बस काम हो गया, किसको फौज की जरूरत है, लात मारो, बहुत खर्चा हो रहा है, निकालो, डिसबैंड कर दो, ये सब चालू हो गया। तो फिर उसको मौका मिला दोबारा करने का। नहीं तो हम तो कमर तोड़ के आए थे, ना सिर्फ किश्तवाड़ में और यहाँ। और मेरा फलसफा बड़ा सीधा था, बी नाइस टू द पीपल। आवाम से अच्छाई, दहशत गर्दों से बुराई, नहीं करा तो शामत है। सर, आजकल जो अमेरिका, ईरान, इजराइल का वॉर चल रहा है, इसमें आप भारत की भूमिका किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार है, हम मीडिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक तो सर इतनी हैसियत है कि वो मीडिएशन कर पाए, और भारत की इसमें भूमिका क्या है? देखिए, भारत की भूमिका ये है कि हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं। ईरान ब्रिक्स का नेशन, ठीक है, और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल से, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान से, अमेरिका से भी कहा जा रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पूरी असलियत में क्या है तो भगवान ही जाने, क्योंकि वो हर किस्म से नुकसान करने की कोशिश है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो युद्ध हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान भारत का है। भारत, जापान, साउथ कोरिया, क्योंकि हमारा 50% तेल गल्फ से आता था, 60% गैस गल्फ से आती थी, नेचुरल गैस, LNG वगैरह गल्फ से आती थी, और कोई 30% फर्टिलाइजर वहां से आता है, एल्यूमिनियम वहां से आता है जिससे चिप्स, हीलियम जिससे चिप्स को कूल किया जाता है। सारी चीजें, भारत की इकोनॉमी वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 8% GDP ग्रोथ रेट, ये सबसे ज्यादा दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की अननेसेसरी वॉर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई। सभा सत्यानाश करने पे तुला नहीं आदमी। जितनी दिन ये लड़ाई चलती रहेगी उतने दिन तेल की कीमतें $100 के ऊपर रहेगी, दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश होगा, शामिल इनकी इकोनॉमी। अगर ये समझते हैं चतुर जरूरत से ज्यादा कि बस दुनिया जाए भाड़ में, अच्छा है दुनिया में तबाही हो, नुकसान हो, और केवल अमेरिका मांगा वो हम करते रहे, वहां भी किल्लत हो रही है। पेट्रोल का दाम $2 से बढ़ के 4 पे पहुंच गया, 5-6 पे जाने वाला, ठीक है, और वहां पे फूड प्राइसेस बढ़ रही है, फर्टिलाइजर का दाम 42% बढ़ गया, एग्रीकल्चर में नुकसान होगा, सब जगह नुकसान होगा। लेकिन ये हुड़मती में लड़ाई करी, ना कोई एम, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी। बच्चा जाओ लड़ाई करो, क्या करना है बाद में सोचेंगे, अब क्या तरीका है। अफगानिस्तान में भी हमने देखा, सीरिया में तो अभी 1000 फौजी उन्होंने वापस बुला लिए अमेरिका ने। साहब इनकी तो जहाँ बेसिस है वो ठोक दिए हैं ईरान ने। ये चाहते थे कि हम ईरान को जैसे वेनेजुला को मसल दिया 1 दिन में, 2-2.5 दिन में ईरान को भी मसल देंगे। 2-2.5 दिन, आज 33वां दिन जा रहा है, 34वां दिन जा रहा है आज, और ठेंगा कर पाए वो। आपने बर्बादी कर दी है ईरान में, आपकी भी बर्बादी हुई है, इजराइल की भी बर्बादी हुई है, और आपको वो आगे आगे और होगी। आप समझ लीजिए जब टाइड आती है ऊपर तो सब बोट्स उड़ जाती है, जब टाइड नीचे जाती है सारी बोट्स, सारी इकोनॉमीज नीचे जाती है, और भारत की इकोनॉमी को आप समझ लीजिए खासा नुकसान हुआ है, ठीक है।
तो पाकिस्तान इसमें सर इतना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल क्यों है? उसके मीडिएशन से आपको लगता है कि ये वॉर रुकेगी? अभी तक तो नहीं रुकी। इसी ईरान ने बोल भी दिया कि जो आपने डिमांड देनी है अपने जेब में रखो, यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट। हम लड़ रहे हैं और वो लड़े जा रहे हैं, वो ठोक रहे हैं हर दिन, सारे मिसाइल खत्म कर दिए, ये खत्म कर दिया, मार दिया, हम जीत गए। आप खुद विक्ट्री डिफाइन कर रहे हो, बोले कि मैंने हासिल कर ली, ये ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं डेस्परेटली। प्रॉब्लम ये है कि इनको ऑफ रैंप मिल नहीं रहा, इनकी नाक कटने वाली है, कट गई है अच्छी बुरी तरह से। 34 दिन हो गए, आप ईरान जैसी मिडिल पावर को नहीं हिला सके, ठीक है, नहीं उसको आप बर्बाद कर सके। रिजीम चेंज बकवास, कख नहीं हुआ। अगर आयतुल्लाह खमैनी को इन्होंने मार डाला, उसकी बेटों को मार डाला, उसका बेटा वहां का सुप्रीम लीडर, इजराइल क्या रिजीम चेंज, कौन सा रिजीम चेंज? इजराइल से इनके आगे जाके अमेरिका के मतभेद हो सकते हैं रणनीतिक रूप से कि माइलेज किसको मिल रहा है, हीरो कौन दिखेगा। इनके मतभेद होने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब ईरान को भी इजराइल को भी बहुत नुकसान है। देखिए, उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला कि हम 900 दिनों से लगातार लड़े जा रहे हैं, हमने 4 लाख फौजी मोबिलाइज करके लेबनान में भेजे हैं, वहाँ वो अच्छी तरह से इनको नुकसान हो रहा है। एक एम्बुश में 162 इन्फेंट्री डिवीजन एम्बुश हुई थी, कहा जा रहा है वहाँ पे 14 मेरकवा टैंक डिस्ट्रॉय हुए, 300 इजरायली सिपाही या तो शहीद हुए या घायल हुए बुरी तरह से। 10 हेलीकॉप्टर निकालने पड़े उनको इवैक्यूएट करने, और वो छुपा रहे हैं, पता नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान नहीं होगा, बहुत छोटी आबादी है, बहुत छोटा देश है, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत इज्जत करते हैं ईरान के, इजराइल की, क्योंकि वो हर लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है, इसलिए इजराइल के प्रति जो भावना है भारत में वो अच्छी रहेगी हमेशा। लेकिन अब अगर इजराइल ये नहीं सोच रहा कि वो भारत को भी नुकसान अच्छा खासा पहुंचा रहा है, तो फिर साहब आप थोड़ा हमको समझाना पड़ेगा कि आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। जितने दिन आप लड़ाई बढ़ा रहे हैं, हो गया साहब, कर दिया आपने नुकसान, ठीक है। जब हमास ने आपके बरखिलाफ वो घृणित कार्रवाई करी थी, डिस्पीकेबल टेरर अटैक किया था, सबने सपोर्ट की। 2 साल आपने हमास की कोई इमारत नहीं खड़ी वहां, फिर ये हिजबुल्लाह पे चढ़ गए, उसको मारा, किसी ने कुछ कहा, सबने बोला ठीक थी, हौतीस को मारा, सबने बोला ठीक किया। फिर पिछले साल ईरान पे चढ़ गए, ठीक है साहब, और आप ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो ये भी अब कहाँ तक जाए? सर, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, आप ऑपरेशन सिंदूर को कितना सक्सेसफुल देखते हैं, और क्या भारत ने एक मौका खो दिया? जो हमारी सरकार है वर्तमान की कहते आई कि हम पीओके नहीं कर रहेंगे, अपनी जान दे देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक मौका था पीओके को वापस ले लेने का, और 4 दिन में वापस क्यों लिया गया? देखिए, हमारी सरकार का सोच ये थी कि हमने बड़े स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैंपेन शुरू किया था। हम एंडलेस वॉर में, जैसे ईरान में हो रहा है, नहीं फंसना चाहते, तो हमने उनके जो 9 टेरर कैंप्स थे वो निस्तारा फूट कर दिए। फिर जब उन्होंने पंगे लिए, जहाज भेज के, ड्रोन भेज के, कोई 1200 ड्रोन भेजे थे, जिनमें से 1000 के करीब मार गिराए, और फिर हमने पलटवार किया। इनके 11 एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा, परखच्चे शामिल नूर खान कमांड एंड कंट्रोल, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट वगैरह बर्बाद कर दिया, और काफी अच्छा खासा 19-20 जहाज इनके ठोक दिए। फिर अपने कहा कि चलो काफी हो गया है, मेरे हिसाब से अगर 2-3 दिन और बढ़ा देते तो और अच्छा खासा नुकसान कर देते। एक अच्छा मौका था करने का, क्या सरकार ने सोचा कि ज्यादा इसको खींचना जो है, एक्सटेंड करना, एंडलेस वॉर बनाना, कहीं ईरान की तरह जैसे अमेरिका फंस गया है, हम फंसना नहीं चाहते थे। तो सर 72 की चुनौतियां, जब हमने बांग्लादेश, हमारे 71 की सैनिकों के शौर्य पराक्रम से बांग्लादेश बना,
तो ऑपरेशन सिंदूर और दर्शक समझना भी चाहेंगे और 71 क्या परिस्थितियां अलग थी उस समय, हम ज्यादा मजबूती से थे, मतलब कहाँ डिफरेंस है? देखिए साहब, जो ऑप सिंदूर है वो वेरी लिमिटेड कॉन्टेक्ट, उसमें केवल एयर पावर का इस्तेमाल हुआ था जी, ज्यादातर एयर पावर का और ड्रोन का। तोपों ने कश्मीर में किया था लिमिटेड रोल, ज्यादातर एयर पावर की रहा। 71 वो ऑल आउट वॉर, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हुए थे और 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो डिसाइसिव वॉर था कि कंपैरिजन नहीं। तो इस बार हम नहीं कर सकते थे ऐसा सर, मौका तो था ही सर। प्रॉब्लम ये थी साहब कि 71 में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था पाकिस्तान पे। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप आजकल न्यूक्लियर लेवल के पार में जाए। हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को काफी चोट पहुंचा दी और अगली बार अगर वो दुस्साहस करे तो मेरे ख्याल बांग्लादेश रिपीट करना पड़ेगा। सर आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि 2 से 3 साल में अग्निवीरों की कमी पूरी कर ली जाएगी और भर्ती वीरों की। हाँ, तो मेरा सवाल ये है सर कि आहे बगाहे कहीं डिफेंस एक्सपर्ट और मैंने आपको भी सुना है, अग्निवीर इस देश की सेना के लिए, फौज के लिए कितना आवश्यक, कितना जरूरी और कितना फायदेमंद है, ये इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। There is no doubt that we need to rethink the अग्निवीर स्कीम। आपने फौज का अनजाने में नुकसान किया है। अभी भी इनकी जो रिटेंशन है 75% होनी चाहिए जो रखेगा, और जो रिटेंशन है 75% होनी चाहिए और जो अवधि है 7 साल की। और अगर कोई शहीद होता है उसको वही दर्जा, वही इमॉन्यूमेंट मिलने चाहिए जो एक पक्के सोल्जर को मिलते हैं। और इस स्कीम के ऊपर गहन सोच करना की जरूरत है। और वो आ रहा है कि पहला बैच जब जाएगा सिविल में तो हमें देखना होगा। आपने करियर खत्म कर दिया है, पहले फौज एक करियर होता है, अब आपने टाइम पास बना दिया है कि 4 साल के लिए आओ दफा हो जाओ। I'm sorry, I'm not in agreement with the अग्निवीर फौज से। सर मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि देश में तमाम रक्षा मंत्री हुए, मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुलायम सिंह यादव आपके समय पे रक्षा मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शहीद सम्मान मेरे को इंडिविजुअल के साथ कुछ नहीं लेना देना, तो मैं चीजें हैं वो बोल रहा हूँ, इसने अच्छा किया उसने अच्छा किया, ये इसमें मैं नहीं जाता। मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। मैं अपने देश की सेवा की है, अपनी फौज का नमक खाया है और मैं अपने देश के प्रति वफादार हूँ। जो देश के हित में है मैं बोलता हूँ। एक अंतिम सवाल सर ये है कि तमाम लोग रिटायर्ड होते हैं, सिविलियंस तो अलग अलग जगह जाके छुट्टियां मनाते हैं, एक फौजी रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट कैसी बीतती है? देखिए, जब रिटायर होता है फौजी, मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट फेज उसका शुरू होता है, क्योंकि जो अब मैं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे को लिखने का शौक है, मैंने कोई 54 किताबें लिखी, कोई 400 पेपर छपवा चुके, ठीक है। मैं टीवी पे जाता हूँ, मिलिट्री एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, जितना योगदान मेरे से हो सकता है करता हूँ। बहुत सारे आर्मी चीफ, बाकी सर्विसेज के चीफ मुझे काफी इज्जत बख्शी है उन्होंने, कभी कभार बुला लेते हैं, अगर कुछ मेरा परामर्श हो तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। सीडीएस थे पहले बिपिन रावत साहब, वो मेरे जेंटलमैन कैडेट आए थे। मैं जब कैप्टन था तो मैं उनको ट्रेन किया, वो बहुत इज्जत देते थे, बुलाते थे, खुद बेचारे खड़े होते रिसीव करते थे। अपने पुराने उस्ताद को इज्जत देने का एक परंपरा है, तो इसके रहते जितना मेरे से हो सकता है, the limited life that God gave me, मैं उसके अनुसार मेरे देश के लिए जो भी कल्याण है, हमारी सशस्त्र सेनाओं का जहाँ फायदा है मैं जरूर। रशिया के अभी हम करीब है या अमेरिका के साथ जो हमारे एनर्जी एग्रीमेंट्स हुआ है उसकी वजह से दूर जा रहे हैं? एनर्जी एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुआ अमेरिका के साथ, लेकिन ये है कि
हमारे देश में एक तबका है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ताकतवर हैं, वो तो हिटलर है, उनके जूते चाट लो, लेट जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, ये बकवास है। रूस हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, हर लड़ाई में काम आया है, उसके हथियार ही तो आपको आपकी निजात हुई। क्योंकि नहीं सर, अमेरिका ने बोला था कि भारत प्रतिबद्ध है हमसे तेल खरीदने के लिए, फिर उस एग्रीमेंट में तो क्या भारत ने तेल खरीदना बंद किया रूस से? मैं आपसे पूछता हूँ, बढ़ गया है। तो उन्होंने बाद में ये देखा कि हम तो खरीद ही रहे, नहीं सुन रहे, हम आपको 1 महीने की मदद दे, तेरे बाप का राज है नहीं। तू अब बोल रूस से हम लोग ईरान से तेल ले रहे थे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक था, सबसे सस्ता तेल ईरान से मिलता था। अमेरिका के कहने पर पिछली सरकार ने बंद कर दिया, चीन लेता रहा, बाकी देश लेते रहे, हमने बंद कर दिया कि अमेरिका का महिमा मंडल, अमेरिका ने बोला है, सरकार का हुक्म आया है। क्या बड़ी अमेरिका ने बोला है, हमको नहीं सुनना चाहिए था, जैसे चीन ने नहीं सुना, अभी तो बड़ी ताकत है। और फिर हम रूस से लेना शुरू किया, रूस से बंद करो। अबे रूस से ना ले, गल्फ का आपने तबाही कर दी, तो ले कहां से तेल? तुमसे ने 5 गुना ज्यादा कीमत पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है वहां से आने का? नहीं, मतलब आपने समझा कि पूरी दुनिया तुम्हारे बाप की नौकर है, नहीं है। और भारत को इसको मत समझना, हमने 250 साल गुलामी कर दी है, अब हमें और गोरों की गुलामी करने का कोई इस देश में इच्छा नहीं है, सिवाय एक छोटा तबका है जो महिमा मंडन करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का पीट गया तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को नहीं संभाल पाया, मिडिल टायर पावर, रूस और चीन को छोड़ दो, ईरान से नहीं लड़ पाए तुम, अब ऑफ रैंप ढूंढ रहे हो, बत्ती बंद हो गई है। जय भारत, जय हिंद। तो हमारे साथ खास मेहमान थे DD बख्शी साहब, और आज के कार्यक्रम में यही जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।